हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। इस डायलॉग ने बहुत लोगों को ऑफेंड किया होगा, बहुत लोगों को, क्योंकि इतिहास बदल रहा है या फिर उसे बदलने की कोशिश हो रही है। ज़रा देखते हैं, आओ। तो देखो, हमने तो बचपन से जब भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है तो ये दो शब्द हमेशा हमारे सामने आए हैं, सत्य और अहिंसा। इनफैक्ट इन दोनों शब्दों की सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा रही है बचपन से कि ये तो हमारे जीवन जीने का आधार बताए जाते हैं। और यही बताया जाता है कि इन्हीं दो शब्दों यानी कि इन्हीं दो प्रिंसिपल्स के सहारे अंग्रेज़ों से गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। उसके बाद उन्हें फादर ऑफ द नेशन का खिताब मिला। और ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, ये बातें ऐसी हैं कि ये हमारी सिर्फ ज़िंदगी का नहीं, हमारे माइंडसेट का भी हिस्सा रहे। पर पिछले कुछ सालों में ऐसी आइडियोलॉजीज़, ऐसे नैरेटिव्स और ऐसे हिस्ट्री के ऐसे वर्जन्स निकल के आ रहे हैं कि जिसने हमें हमारा हिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल दिया है। हम अब तक हमारे देश को, हमारी हिस्ट्री को जिस तरह से देख रहे थे, वो नैरेटिव ही चेंज हो रहा है। और इन्हीं में से एक आइडियोलॉजी निकल के आती है विनायक दामोदर दास सावरकर की। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने इनका नाम अपने स्कूल या कॉलेज की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था? खैर, मैंने तो नहीं पढ़ा। इनफैक्ट अगर 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे इंडियन यूथ में कितने लोग थे जो उनका नाम जानते थे या इनके बारे में बात करते थे? पर पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों से इनके बारे में इतनी बात हो रही है, इतनी ज़्यादा बात हो रही है, चाहे वो नेताओं के भाषण हो या न्यूज़ चैनल्स के डिबेट हों, चाय की टपरी में बैठने वाले लोग भी डिबेट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इतनी बात हो चुकी है दैट दिस मैन, इनफैक्ट दिस नेम हैज़ बिकम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर टाइम, एंड दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब काफ़ी नहीं था कि हमारे फिल्म स्टार्स, हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिशियंस और आजकल यूट्यूबर्स भी कंट्रोवर्सी में फंस रहे थे। अब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो इस दुनिया में है भी नहीं। देखो, ये सब इंडिया में ही हो सकता है और कहीं नहीं। खैर, और इतनी कंट्रोवर्सी की बात किसी को रियलाइज़ हो कि भाई इनके ऊपर मूवी तो बनी जानी चाहिए, तो हमारे सामने आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, फिर रणदीप हुड्डा एज द लीड एक्टर एंड द डायरेक्टर एज वेल। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि रणदीप हुड्डा उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें हमें देखने का मौका ही कितना मिलता है। जब मैंने सुना था रणदीप हुड्डा इस मूवी में काम करे तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज रणदीप हुड्डा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड अंडर यूटिलाइज एक्टर ऑफ बॉलीवुड। मुश्किल से 2-3 साल में इन भाई साहब की एक मूवी आती है, वो भी कभी कभी नहीं चल पाती है क्योंकि कुछ तो मूवी ही ऐसी होती है। बट सावरकर जैसी आइकॉनिक मूवी में एक्ट करना, इट वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी एज अ फ़ैन। और क्योंकि सावरकर जी के बारे में इतनी सारी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे इंसान के ऊपर जब मूवी बनती है तो लगता है कि चलो अब उन सवालों का जवाब मिलेगा। हालांकि उन सवालों का जवाब आपको कुछ किताबों में मिल सकता है। विक्रम संपत ने एक पूरी जीवनी लिखी है सावरकर के ऊपर, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। पर जिनको किताब पढ़ना पसंद नहीं है उनके लिए ये पिक्चर है। अब ऑफ कोर्स इस पिक्चर के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, भाई ये पिक्चर प्रोपेगेंडा है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, इलेक्शन से पहले ही क्यों लेकर आए। फिलहाल इन सवालों को छोड़कर मूवी पे फोकस करते हैं कि मूवी कैसी है। इस मूवी को देखने के बाद मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई कि ये रणदीप हुड्डा की पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर। और डायरेक्टर बनना, एक फ़िल्म को बनाना, देखो फिल्म मेकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है। और जो इंसान अभी तक सिर्फ एक्टर था, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, वो एक दूसरे फील्ड में, एक दूसरी क्राफ्ट में आ रहा है। ये बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त स्किल सेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टेक्निकलिटी की नॉलेज चाहिए। और फिल्म देख के लग रहा है कि रणदीप हुड्डा साहब को काफ़ी नॉलेज है, बिकॉज दिस फिल्म इज़ ब्लडी ब्रिलियंट। मैं नहीं कह रहा इस मूवी में कमियां नहीं है या इस मूवी की खामियां नहीं है, पर एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे देखा जाए तो रणदीप हुड्डा हैज़ शाइंड ब्रिलियंटली एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर एज वेल। ये एक बायोपिक है, हिस्टोरिकल बायोपिक। और जब भी हिस्ट्री के बारे में कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले उस मूवी का काम ये होता है कि वो उस एरा को क्रिएट करे जिस एरा की ये मूवी है। ना सिर्फ उस एरा को क्रिएट करना, बस उस एरा को लोगों तक पहुंचा पाना, लोगों को वो चीज़ महसूस होनी चाहिए। अगर आप उस माहौल को फील नहीं कर पा रहे, समहाउ दैट मूवी हैज़ फेल्ड, एंड दिस मूवी हैज़ नॉट फेल्ड। आप उस एरा को महसूस कर पाते हो। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई जिन व्यक्ति की ये बायोपिक है, क्या उस व्यक्ति की ज़िंदगी को ये ढंग से दिखा पाए हैं? हाँ, वीर सावरकर की लाइफ को काफ़ी ब्रीफली दिखाया गया है, उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को ढंग से दिखाया गया है। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से लेकर उनके बुढ़ापे में उनके अंत तक, इस चीज़ को बखूबी दिखाया गया है। और जितने भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते हैं उसके बारे में भी जवाब दिया गया है, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एक हिस्टोरिकल फिगर है और उनके अराउंड एक कॉन्ट्रोवर्सी है, और अगर आप उसी को एड्रेस नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या फिर इस मूवी का। इस मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा सावरकर के उन
दिनों, उन सालों के बारे में है जब उन्होंने जेल में वक्त बताया। 26 साल तक उन्होंने जेल में वक्त बताया। ये आई थिंक सबसे लंबा वक्त है कि इंडियन हिस्ट्री में कोई भी इतने वक्त तक जेल में शायद नहीं रहा होगा। मेरी नॉलेज में तो एटलीस्ट नहीं रहा, कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं रहा। हालांकि सज़ा उनको 50 साल की हुई थी, पर वो 26 साल तक हो गई। 26 साल की बहुत बड़ी बात है। इसमें से 13 साल उन्होंने काटे काला पानी में और बाकी 13 साल रत्नागिरी में। और इस टाइम पीरियड को बहुत ब्रीफली दिखाया गया है और यहीं पे काफ़ी जो कंट्रोवर्सी से उनके अराउंड उसके जवाब भी मिल जाते हैं। इस मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि एक्टर्स कैसे हैं। इस मूवी की कास्ट काफ़ी अच्छी है। देखो रणदीप हुड्डा साहब तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे भी, मतलब उनको हमने हाईवे में देखा है, सरबजीत में देखा है और कई फिल्मों में देखा है, लेकिन इस मूवी में वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शाइन कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर जी के कैरेक्टर को बहुत बखूबी पकड़ा है और बहुत ढंग से निभाया भी है। कहते हैं ना कि एक एक्टर कभी कभी ऐसा काम कर देता है कि जब भी उस पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हो, मतलब अगर हम सावरकर के बारे में सोचेंगे और रणदीप हुड्डा का चेहरा सामने आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी बेहतरीन काम किया और ये होने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके साथ साथ अंकिता लोखंडे उनकी वाइफ का रोल करे एंड शी वॉज गुड इन दैट। और भी जितने भी कास्ट थी वो अच्छी थी अपनी जगह। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हर कास्ट हर एक्टर टॉप नॉच था, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था रणदीप हुड्डा के जैसे, बट अपनी जगह पे वो अच्छे लग रहे थे। दे वर नॉट फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस, दे वर फिटिंग द रोल एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। इतना काफ़ी है फिलहाल इस मूवी के लिए। इस मूवी की टोन के बारे में बात करूँ तो मूवी की टोन काफ़ी एग्रेसिव थी और काफ़ी इंटेंस थी, जो कि बनता भी है बिकॉज सावरकर हिमसेल्फ वॉज एन एग्रेसिव मैन। इनफैक्ट ज़रा इस डायलॉग को सुनिए। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। ये सच है। ये डायलॉग एक्चुअली ये बात सावरकर ने गांधी जी से कही थी। और जस्ट इमेजिन अगर कोई इंसान इस तरह से बात कर रहा है तो उसका एग्रेशन लेवल क्या होगा। और जो उनकी लाइफ रही, जिन्होंने इतनी वॉयलेंस, इतनी बुरे हालात देखे, इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर हिम टू बी दिस मच एग्रेसिव। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। गांधी जी की और सावरकर की आइडियोलॉजी के बीच में कितना डिफरेंस था इसमें उसको भी एड्रेस किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस हिस्टोरिकल फिगर की बात दिखा रहे हो उनकी आइडियोलॉजी को ढंग से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मूवी के ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सटल एस्पेक्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। मूवी की जो टोन है और डायरेक्टर की जो विजन है, अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक उसको मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीटनेस आ जाती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। द बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ फिटिंग द एटमॉस्फेयर परफेक्टली। वो म्यूज़िक आपको ट्रेलर में समझ आ जाएगा। अगर आपने ट्रेलर भी देखा है तो आपको म्यूज़िक समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो म्यूज़िक इस फिल्म को और इसकी टोन को परफेक्टली सूट कर रहा है। बाकी मूवी के सीन्स, उसकी पिक्चराइजेशन, मूवी की कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड। मूवी में कुछ कमियां हो सकती हैं, पर फ्रैंकली मैं इस मूवी को देखकर इतना इमोशनल हो गया था कि कमियों के बारे में मेरा ध्यान गया नहीं। सीरियसली मैं मूवीज़ को यूजुअली बहुत रैशनली जज करता हूँ, पर आई डोंट नो व्हाई इस मूवी को देखते हुए कमियों पर मेरा ध्यान बहुत कम गया है। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि मूवी इज़ अ मस्ट वॉच। अगर आप सावरकर को पसंद नहीं भी करते, आप आइडियोलॉजिकली उनसे बहुत अलग हैं, या आप जो भी उनकी आपके बारे में राय है, स्टिल यू कैन वॉच दिस मूवी। आपको डिबेट करने के लिए बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। इसी बहाने इस मूवी को देख लीजिए। तो बात हो गई सावरकर की मूवी के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं उनकी असली ज़िंदगी के बारे में। और यहीं पे सारी बात आती है कि क्या ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी थी या वो हिस्ट्री थी जिसके बारे में हमें कोई ढंग से बताया नहीं गया। सावरकर जी के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये लगता है कि भाई उनके बारे में उनको एक टाइटल दिया जाता है, जो उनके हेटर्स हैं, क्रिटिक्स उनको एक टाइटल देते हैं, माफ़ी वीर। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उनको काला पानी की सज़ा हुई उसके 6 महीने बाद ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटिशन लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं अपॉलॉजी लेटर लिखा, पर वो अपॉलॉजी लेटर नहीं था, वो एक मर्सी पिटिशन थी। लेकिन वो मर्सी पिटिशन सिर्फ सावरकर जी ने नहीं लिखी, उनके बहुत सारे साथियों ने भी लिखी। इनफैक्ट सावरकर जी ने वो मर्सी पिटिशन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथियों के लिए भी लिखी थी। और उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप हमें छोड़ देंगे, अंग्रेज़ों से कहा अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपके खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़ करें हम बंद कर देंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। और ऑफ कोर्स ये देख के सब किसी को भी लगे यार कि क्या इंसान टूट गया है या बिक गया है, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। इस मूवी में क्या दिखाया गया है वो आप मूवी देख कर जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। पर एक्चुअली हिस्ट्री ये कहती है कि सावरकर जी चाहते थे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि उनको 50 साल की सज़ा दी गई थी। अगर कोई इंसान 50 साल की सज़ा पा रहा है, 28 साल की उम्र में वो जेल चले गए, 50 साल बाद अगर वापस आएंगे तो क्या बचेगा उनके पास? वो 50 साल तक ज़िंदा बचेंगे या नहीं ये भी नहीं पता। तो इसलिए जेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। उनके कई साथियों ने यही सेम बात लिखी कि भाई अंग्रेज़ों से कहा कि अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपके अगेंस्ट सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे। लेकिन बाहर जाते ही उन्होंने HRA बना ली। HRA वो ग्रुप था जिसमें भगत सिंह,
सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी रिक्रूट हुए और उन्होंने फिर काकोरी में जाके कांड किया। तो ये बार बार इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि वो डर गए थे, इस बात को जानने के लिए आई थिंक आपको उनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, विक्रम संपत की बुक पढ़नी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उनकी माफ़ियों के बारे में बात हो रही है, उनकी मर्सी पिटिशन के बारे में बात हो रही है, तो इस एस्पेक्ट को भी कवर करना चाहिए कि उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर मेरे बदले मुझे यहीं रखकर मेरे सारे साथियों को छोड़ दो तो मैं उसमें भी खुश हूँ। अगर वो इतने बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे तो ऐसे इंसान को डरपोक तो नहीं कहा जाना चाहिए। दूसरी बात एक और आती है कि उन्होंने बाहर जाने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट कर दिया और साथ में उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ी जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उसमें शामिल हो जाओ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो इस बात को मूवी में भी कवर किया है और बुक में भी। कुछ जो सावरकर जी थे वो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से कि वो हमें मार रहे हैं और हम पिटते रहें, ये उनके विचार अलग थे, गांधी जी से उनके विचार अलग थे, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया कहीं ना कहीं। दूसरी बात जो कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने की बात क्यों कही, सिंपल सी बात है क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस ट्रेनिंग ले। अगर वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक आर्म्स रेवोल्यूशन करें तो वो कैसे होगा? जब हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे और हथियारों को चलाना ही नहीं आता होगा तो हम रेवोल्यूशन करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की थी कि सारे इंडियंस जाकर ज्वाइन करें ब्रिटिश आर्मी को, उनसे सीखें, ट्रेनिंग लें और फिर बंदूक की नली उन्हीं की तरफ घुमाएं। ये बात फिल्म में भी कवर की है और बुक में भी, और किसी भी हिस्ट्री के आस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं और आप सिर्फ कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ 2-4 यूट्यूबर्स की बातें सुन के उनके बारे में बोले जा रहे हो, यू नीड टू रिकन्सिडर इट। और सबसे बड़ा सच जो मुझे समझ आता है कि अगर एक पर्सन के लिए मान भी लें कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, अब मर्सी पिटिशन साइन कर दी, जस्ट इमेजिन हम लोग अपने कमरों के कंफर्ट में एक कैमरा ऑन करके कुछ ही बोल देते हैं उस इंसान के बारे में जिसने 26 साल जेल में गुजारे। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं? हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं अपने बारे में सोचते हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ज़िंदगी में कंफर्ट, आराम चाहिए, मुझे वो ये पाना है, वो पाना है। बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो भी हम सोचते हैं वो हमारे मैं के अराउंड ही घूमता है, मेरी अपनी डिज़ायर्स, मेरे अपने डर, मेरे अपने कंसर्न्स। बट सावरकर वो सम्मान जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा के देश के लेके, उनकी कुछ गलतियाँ कुछ हो सकती हैं, कुछ हो सकता है उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी, बिकॉज वो इंसान थे, भले वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे पर थे तो इंसान ही, तो उनकी कुछ गलतियाँ हो सकती, बट लेट्स नॉट इंसल्ट हिम। हमारी कंफर्टेबल और आरामदायक ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी, और अगर हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो शायद हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको डिसलाइक भी कुछ हद तक कर सकते हैं, पर अगर आप उनको मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर ये तो आपके खुद के कैरेक्टर के बारे में समझाता है। एनीवे ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, आप लोग मुझसे भी डिसएग्री कर सकते हैं पूरी तरह से, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ पसंद ना भी आई हो, दैट्स ओके, इसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। बट ये मेरे व्यूज़ थे इस मूवी के बारे में और सावरकर जी के बारे में। आपके क्या व्यूज़ हैं आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं खुल के। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। सी यू सून गाइस।